मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम का पार्ट 2 यानी विभाग 2 मैं इस पाठ को आगे चलाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम की अलग अलग प्रक्रियाएं देखी। अब इसके कुछ प्रश्नों की चर्चा करें। तो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। तो स्वयं पोषी पोषण पादप और जीवाणु में पाया जाता है, जबकि विषम पोषी पोषण जंतु और कवक में पाया जाता है। अकार्बनिक द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का उपयोग कर आहार का संश्लेषण होता है, जबकि विषम पोषी पोषण में अन्य जीवों में से आहार प्राप्त करते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण स्वयं पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की घटना महत्वपूर्ण है, जबकि विषम पोषी पोषण में पाचन क्रिया महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे या वनस्पति कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, पानी भूमि से जो मूल से शोषित होता है, और ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। अब आगे देखें। तो हमारे जठर में आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। तो भोजन में रहे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का नाश हो जाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। पेप्सिन उत्सेचक जो प्रोटीन में मददरूप होता है उसको क्रियान्वित करता है। और अब आगे का प्रश्न देखें। तो पाचक उत्सेचकों का कार्य। ये पाचक उत्सेचक जैसा अभी हमने पिछले वीडियो में समझा था कि आहार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के जटिल घटकों को सरल घटकों में रूपांतरित करता है और शोषण हो सके ऐसे स्वरूप में रूपांतरित करता है। आगे देखें। तो पाचित आहार या पदार्थ के अभिशोषण के लिए क्षुधांत्र में कैसी रचना होती है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में समझा था कि क्षुधांत्र के अंदर जब भोजन पाचित हो जाता है क्षुधांत्र में, तब उसके अंदर की सतह पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। उनकी मदद से ये पाचित भोजन का शोषण या अभिशोषण होता है। आगे देखें। तो इस प्रकरण के अंदर अब महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह है श्वसन। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो जीवन में, सजीवों के जीवन में जीवन टिकाए रखने के लिए श्वसन भी महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है। पेज नंबर 112 पर चित्र 6.7 दिया है। उसमें आप देखेंगे तो दो परखनली ए और बी ली है। दोनों के अंदर चूने का निथरा पानी भरा है। अब बी नली में हम पिचकारी से हवा छोड़ते हैं और ए नली में हम अपना उच्छ्वास छोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों नली में जो चूने का निथरा पानी दूधिये रंग का हो जाता है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के निथरे पानी को दूधिया बनाती है।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए नली बी में बेरी से चूने का पानी दूधिया बनेगा, जबकि उसकी अपेक्षा उच्छ्वास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से वह तुरंत दूधिये रंग का हो जाता है। तो इस तरह ये प्रवृत्ति हमने समझी। इसके आगे अब भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का उत्पन्न भाग है, जबकि ऑक्सीजन श्वास जब लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और इस ऑक्सीजन की मदद से या बिना ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज है उसका विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अब दो तरह के श्वसन हैं, एक जारक श्वसन, एक अजारक श्वसन। जारक श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, अजारक श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। जारक श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का संपूर्ण विघटन होता है, जबकि अजारक श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। अब आगे देखें तो ग्लूकोज का विघटन करने के लिए जो ये पथ मैंने यहाँ अंकित किया है, तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है। कोशिका रस में ये 3 कार्बन वाले अणु में बदलता है, जिसे पाइरूवेट कहते हैं, और ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये 3 कार्बन वाले 3 पथ से छोटे छोटे अणुओं में बदलते हैं, कार्बन के छोटे अणुओं में बदलते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। पहला पथ देखें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे उदाहरण के रूप में ईस्ट इथेनॉल उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है और ऊर्जा मुक्त करती है। इथेनॉल में कार्बन 2 कार्बन परमाणु वाला ये यौगिक है। फिर ऑक्सीजन के अभाव हो, जैसे कि हमारे स्नायु ऊतक या स्नायु पेशी, जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, वहाँ इस प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल जो 3 कार्बन वाला अणु होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, पानी उत्पन्न करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस तरह ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है या पाइरूवेट का अजारक चयापचय कैसे होता है वो हमने समझा। अब आगे देखें तो एटीपी क्या है। एटीपी का विद्यार्थी मित्रों पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण जब कोशीय श्वसन होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा एडीपी के साथ अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोजन में उपयोगी है। यानी एडीपी और फॉस्फेट अणु को ऊर्जा जोड़कर शक्ति सभर अणु एटीपी बनाती है। तो इस तरह एटीपी का निर्माण हुआ। अब आगे देखें तो ऊर्जा का संग्रह। एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण करने में उपयोगी है। तो इस तरह
ये एटीपी पर टिप्पणी पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं। आगे देखें तो मुद्दा आता है पादप में वायु विनिमय। तो विद्यार्थी मित्रों किताब निकालें, पेज नंबर 114 पर यह मुद्दा अच्छी तरह समझाया गया है। किताब में आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं, और रंध्र यानी छिद्र आप जानते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर है। जैसे कि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य आदान प्रदान होता है, जबकि दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना है। तो आपने ये पादप में वायु वहन कैसे होता है वो देखा। अब इसी पाठ में आगे का मुद्दा हम देखें तो गैसों का जंतु में वायु विनिमय। तो पेज नंबर 114 पर ही ये अच्छी तरह समझाया है। आइए हम देखें। तो पेज नंबर 114 में मैंने अंडरलाइन किया है जंतु में वहन। जंतु में वहन यानी जो जीव जल में रहते हैं वे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पानी में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षाकृत द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, जिसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है और वहां से विलेय ऑक्सीजन रुधिर लेता है। अब स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो क्षेत्रफल बढ़ाती है और ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जंतुओं में वहन, वायुओं में वहन कैसे होता है वो हमने देखा। अब अगला मुद्दा देखें तो कुछ प्रश्न हैं जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखें तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो हमने अभी समझा कि हवा की अपेक्षा पानी में ऑक्सीजन कम होता है। स्थलचर प्राणी जलचर प्राणी की तुलना में श्वसन दर कम रखकर भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जलचर प्राणियों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन दर अधिक या तेज रखनी पड़ती है। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित करते हैं। तो वायु कोश एवं रुधिर कोशिका होती हैं। तो हम लोग इसे अभी समझेंगे। मानव श्वसन तंत्र के दौरान पेज नंबर
114 और 115 निकालें, वहाँ पर मानव श्वसन तंत्र चित्र 6.9 में समझाया है। तो आइए अब हम इससे समझें मानव श्वसन तंत्र चित्र 6.9 में आप देख रहे हैं मानव श्वसन तंत्र है। यहाँ पर इसको देखें तो सबसे पहले ये नासा द्वार है, जो नाक के छिद्र होते हैं। ये नासा द्वार गले में जाकर श्वास नली और श्वास नली से पहले कंठ नली और कंठ नली के श्वास नली के ऊपर स्वर यंत्र होता है, जिसे हम कंठ कहते हैं, और इसके नीचे वलय आकार की उपास्थि वलय होती है, जो श्वास नली को वायुरुद्ध यानी अवरोधित, वायु मार्ग को अवरोधित नहीं होने देती। और ये श्वास नली आगे जाकर दो भाग में बंटती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी फुफ्फुस के अंदर जाती है। बाईं और दाहिनी तरफ पसलियों के बीच फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं, और ये श्वसनी आगे जाकर अनेक श्वसनिकाओं में बदलती है। और इन श्वसनिकाओं के अंत में आप देखेंगे कि अंगूर जैसे वायु कोष्ठ होते हैं, जिन्हें कुपिका कहते हैं, और ये पूरी छाती की पसलियों का पिंजरा डायाफ्राम यानी उरोदर पटल से बंद होता है। तो इस तरह हवा सबसे पहले नासा द्वार के अंदर प्रवेश करती है, और वहाँ पर यहाँ श्वसन नली के नाक से जब पसार होती है और श्वसन नली के अंदर जब जाती है, तो नाक में रोम होते हैं, बाल होते हैं, और श्लेष्म होता है, जो हवा के साथ आए हुए रजकणों को, सूक्ष्म जंतुओं को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, और हवा छनती हुई श्वास नली से होती हुई, श्वसनी से होती हुई वायु कोष्ठों में जाती है, यानी कुपिका कोश में जाती है। इस कुपिका कोश के आसपास रुधिर केशिका गुच्छ घूमता है, और यहाँ पर रुधिर अशुद्ध होता है, जो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु कोष्ठों में मुक्त करता है, और जो रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन रंजक कण होते हैं, वो ऑक्सीजन से लगाव रखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके रुधिर हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इस तरह नाक से मुंह ले ऑक्सीजन लेने की क्रिया को हम श्वास कहते हैं, और इस वायु कोष्ठ में रुधिर कोशिका द्वारा जब ये उरोदर पटल ऊपर की तरफ जाता है, तो फेफड़ों पर दबाव आता है, तो वायु कोष्ठों में भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड नासा द्वार से बाहर निकलता है। इसे हम उच्छ्वास की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि इसके अंदर श्वसन तंत्र में आप किताब के अंदर देखेंगे तो जो कुछ मैंने समझाया वो अच्छी तरह वर्णित किया हुआ है। पेज नंबर 114 पर मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। यहाँ से लेकर जो कुछ मैंने समझाया वो
वायु मार्ग निपतित न हो यहाँ तक पूरा देता है। और इसके आगे फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं यानी श्वसनी और जो गुब्बारे जैसी रचना यानी जिसको कुपिका, जिसको मैंने वायु कोष्ठ कहा है, ये सब इस पैराग्राफ के अंदर समझाया है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्ग अंग समझाने को कहे तो आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। और पर्याप्त समय मिलता है वहाँ तक इसको आप पढ़ेंगे तो जो कुछ मैंने समझाया वो समझ में आएगा। और पीछे की ओर देखें तो अब एक मुद्दा है जो मैंने अभी समझाया था कि फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेता है और ऊतकों तक पहुंचाता है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, मैंने बताया था, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है यानी आकर्षण रखता है। और ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में होते हैं और डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। तो इस तरह ये हमने मानव का श्वसन तंत्र समझा। अब आगे का मुद्दा देखें तो अगली जैव प्रक्रिया आती है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के बारे में हमने शुरुआत में ही समझा कि विविध जैव क्रियाएं संपन्न होने के बाद शरीर के अंदर निकम्मे पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं वे तैयार होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निष्कासित करने की क्रिया को मानव में या किसी भी सजीव में उत्सर्जन क्रिया के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर मानव में उत्सर्जन तंत्र समझे हम तो दो वृक्क होते हैं। इन दोनों वृक्क के अंदर महाधमनी और महाशिरा के सिरे जुड़े हुए होते हैं और ये जो खाली भाग वाला दिख रहा है वह महाधमनी है और जो काला मैंने ब्लू पेन से जो छायांकित किया है वो महाशिरा का भाग है। आप देखेंगे दोनों वृक्क में इनकी शाखाएं बाएं वृक्क में बाईं तरफ और दाहिने वृक्क में दाहिनी तरफ ये प्रवेश करती हैं। अब वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलती है और उसका दूसरा भाग मूत्राशय में दोनों मूत्रवाहिनी खुलती है और मूत्राशय का अंतिम भाग मूत्र मार्ग जो शरीर के बाहर होता है उस छिद्र में खुलता है। अब इसका वर्णन देखें तो मूत्रपिंड के अंदर मूत्र तैयार होता है। ये मूत्रपिंड एक युग्म वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर जोड़ी में होते हैं। इसमें मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्रवाहिनी जैसे कि हम समझे मूत्राशय से वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है और लंबी नलिका होती है। वृक्क में संश्लेषित मूत्र इसमें से मूत्राशय में जाता है। फिर मूत्राशय में ये मूत्र का संग्रह करती है और स्नायुमय थैली है। जब ये मूत्राशय भर जाता है तब मूत्र मार्ग से मूत्र का निष्कासन होता है और ये शरीर के बाहर खुलने वाला छिद्र है। अब आगे देखें तो ये वृक्क जो हैं ये किससे बने होते हैं तो वृक्क के अंदर अनेक वृक्काणु आए होते हैं। उनकी रचना विद्यार्थी मित्रों हम समझें तो आप देख रहे हैं ये प्याले आकार की एक रचना है जिसे बोमेन थैली कहते हैं। इसके अंदर वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करके अनेक गुच्छे में बदल जाती है और वृक्क शिरा के रूप में बाहर निकलती है और फिर यहाँ से जब रुधिर पसार होता है तो
मूत्र छनता है और बोमेन थैली में प्रवेश करता है। तो इस तरह ये रुधिर केशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये मूत्र आगे चल के वृक्काणु नली में जाता है और वहाँ पर अधिक मात्रा में पानी या अन्य उपयोगी पदार्थ आए हों तो उनका इन कोशिकाओं के द्वारा ये अवशोषित हो जाता है और मूत्र तैयार होकर और वो मूत्रवाहिनी में प्रवेश करके मूत्राशय तक पहुंचता है। इस समग्र रचना को हम नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। किताब के अंदर विद्यार्थी मित्रों चित्र नंबर 6.14 पेज 123 पर हम लोग वृक्काणु की रचना का चित्र देखेंगे। ये मैंने छोटा सा एक नमूना यहाँ पर बताया है। अब आगे देखें। तो आप देख रहे हैं ये 6.14 चित्र में ये हमें वृक्काणु की रचना बताई है, जिसको मैंने अभी इस बात को समझाया। ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन संपुट प्याले आकार का है, ये धमनी का एक शाखा है और जो अंदर से फिर वृक्क शिरा के रूप में बाहर निकलती है और ये मूत्र अनेक नलियाँ जुड़कर और मूत्र वाहिनी में जाती है और वहाँ से ये मूत्राशय की तरफ प्रवेश करती है और इसके आसपास रुधिर की वृक्क धमनी और वृक्क शिरा ये घूमते रहते हैं और ये वृक्काणु की रचना है। तो इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज नंबर 122 पर वृक्काणु की रचना और कार्य समझाया है। वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के रूप में आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वक्र में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया। और आगे देखें तो आपस में निकटता से ये नेफ्रॉन पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन यानी छनाई में कुछ पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का फिर से शोषण हो जाता है। जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर और विलेय पदार्थ वर्ज्य उत्सर्जित करता है उस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। तो इस तरह हमने ये वृक्काणु की रचना समझी। अब आगे देखें तो पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह जंतु के अंदर मनुष्य में देखा वैसे पादप के अंदर आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वह भी एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसका निष्कासन पत्तों के द्वारा होता है। पादपों में
बहुत से ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं और उनके कुछ भाग जैसे पत्तियां का क्षय भी कर सकते हैं और ये पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं, यानी निकम्मे पदार्थ उसमें संचित रहते हैं। और इसके अलावा रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से जाइलम में संचित रहते हैं और पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मुद्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह हमने ये पादप में उत्सर्जन समझा और इस तरह इस पाठ की यहाँ समाप्ति करते हुए आप इस पाठ को अच्छी तरह बार बार सुनें, तैयार करें और चित्र भी बनाएं और इस पाठ की अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।